हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। तो जैसा हम सब जानते हैं कि इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। और कोई भी डेमोक्रेसी कब वाइब्रेंट और कब स्ट्रेंथन होगी, जब उसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेटअप इंस्टीट्यूशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आज हम एक ऐसे ही इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंटली क्या है कि पार्लियामेंट ने एक लॉ टेबल किया गया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, उसका रिमूवल और उसकी सैलरी वगैरह डिसाइड करेगा। तो हम देखते हैं कि सीईसी एंड अदर ईसी अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। तो इस बिल का क्या नाम है? इस बिल का नाम है द सीईसी एंड अदर ईसीज। सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड अदर ईसीज अदर इलेक्शन कमीशन। तो अभी इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि इंडिया क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है। पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1949 में, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगल मेंबर बॉडी थी। तब सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन होता था, एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता था। फिर क्या, इसको बढ़ा के 3 कर दिया गया था, फिर इसको वापस 1 किया गया और फिर से इसको 3 मेंबर कर दिया गया। तो अब ये मल्टी मेंबर बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी है। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है। तो जब ये 3 किया गया था, उस टाइम जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि जो वोटिंग की एज थी वो 21 से घटा के 18 ईयर्स ऑफ एज कर दी गई थी। कि अब क्या है, 18 ईयर जिनकी एज हो चुकी है वो वोटिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही 18 ईयर ऑफ एज की गई, ये एज 18 की गई 21 से, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो जो वर्कलोड बढ़ गया, उसके लिए अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर बॉडी बन गई थी। तो अभी हमारे पास क्या है, 3 इलेक्शन कमिश्नर्स है। अभी न्यूज में ये क्यों है? क्योंकि राज्यसभा में क्या अप्रूव किया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023। हमने बिल की बात की ना, अभी ये वाला बिल। तो इसकी बात की तो राज्यसभा ने इसको क्या अप्रूव कर दिया गया है। तो इसमें क्या क्या प्रोसीजर है? अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, सर्विसेज का जो कंडीशंस होगी सर्विसेज की उसका प्रोसीजर है। तो ये सारे प्रोसीजर इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज वेल एज इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड इसमें प्रोविजंस है। Legislation aims to bring transparency to the appointment process, responding to a directive from the Supreme Court of India in the Anup Barnwal versus Union of India case। इस केस में क्या हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इंडिया को हम क्या चाहते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, डेमोक्रेसी हमारी क्या है, वाइब्रेंट हो। तो डेमोक्रेसी वाइब्रेंट कब होगी? जब हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उनमें ट्रांसपेरेंट होगा। कि अभी क्या जो अपॉइंटमेंट होता था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो अपॉइंटमेंट कौन करता था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो किसको रिकमेंड करती थी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बायसनेस हटाने के लिए कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन किस किस के कराता है, पार्लियामेंट की इलेक्शन कराएगा। पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन कराएगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो स्टेट की असेंबलीज होती है, स्टेट असेंबली होती है और स्टेट में भी स्टेट काउंसिल होती है, तो उनकी इलेक्शन भी क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। अब अगर अपॉइंटमेंट कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है अपॉइंटमेंट, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन क्या है, बायस्ड हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ। और इलेक्शन में क्या बेनिफिट उठा सकती है, जो पार्टी रूल कर रही है उस टाइम, तो वो बेनिफिट उठा सकती है। तो इन चीजों को देखते हुए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए अनूप बर्नवाल ने केस किया, किसमें? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में केस किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए कि अभी क्या हमारे पास कोई एक्ट नहीं है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया रिगार्डिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो तब तक अगर जब तक वो पार्लियामेंट कोई लॉ लेके नहीं आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ डायरेक्टिव्स दिए कि ये डायरेक्टिव्स फॉलो करने चाहिए। तो इन अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए, उसके बाद क्या गवर्नमेंट क्या एक लॉ लेके आई है, उस लॉ का ये नाम है बिल है। अभी लॉ नहीं बना, लॉ कब बनेगा? जब प्रेसिडेंट की इसको असेंट मिल जाएगी। तो प्रेसिडेंट कोई भी बिल कब एक्ट बनता है, वो एक्ट तब बनेगा जब प्रेसिडेंट उसको फाइनल असेंट देता है। प्रेसिडेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो अभी हम क्या पढ़ते थे कि पार्लियामेंट में क्या क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दो चीजें। और तीसरी चीज पार्लियामेंट में क्या होती है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट होता है क्यों? क्योंकि कोई भी बिल एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट उसको फाइनली असेंट देता है। तो ये हमारे पास क्या न्यूज था कि ये न्यूज में क्यों आया। आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर है। हम देखते हैं कि व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी। हमने बात की थी ना, सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, अनूप बर्नवाल ने केस किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइंडिंग की थी और क्या रूलिंग दी थी इस बात रिगार्डिंग। तो मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया
कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल है उसका। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास कोई एक्ट है नहीं इस टाइम, लेजिस्लेटिव गैप है। गैप का मतलब, लेजिस्लेटिव गैप का मतलब है कि पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आई नहीं है इसके रिगार्डिंग। तो अभी हमारे पास जो गैप क्रिएट हो रखा है, तो उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्टिव्स दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज नोटिस की कि जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन होता है, या फिर सीबीआई हो, या हमारे पास चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो। तो इन सब का, या लोकपाल जो अभी बिल आया था पीछे, तो इन सब के जो हेड होते हैं, जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, तो ट्रांसपेरेंट तरीके से उनका अपॉइंटमेंट होता है। और उनके अपॉइंटमेंट में हमारे पास क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका इनके अपॉइंटमेंट में रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। और देखिए, अगर हम बात करें तो नेशनल और स्टेट का जो ह्यूमन राइट कमीशन है, या फिर हमारे पास सीआईसी है, तो सीबीआई, ये सब क्या है, स्टेचुटरी बॉडी है, मतलब एक एक्ट के थ्रू ये बॉडी बनी हुई है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जब इनके डायरेक्टर्स या इनके हेड में इतनी ट्रांसपेरेंसी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में इतनी ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज और फाइंड की, कि हमारे पास एक दिनेश गोस्वामी कमेटी आई थी। किसके लिए आई थी, उस कमेटी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की थी 1990 में। और सेकंड, लॉ कमीशन की 255th जो रिपोर्ट है, उसने भी हाईलाइट किया था कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, उसका अपॉइंटमेंट कौन कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन। अब लीडर ऑफ अपोजिशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके अलावा इसके साथ साथ एक वर्ड और यूज किया गया है, जो लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी होगी, अपोजिशन में जो पार्टी बैठेगी लार्जेस्ट होगी, उसके लीडर को भी इसमें इसकी जगह यूज किया जा सकता है। अगर हमारे पास कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी, उसके लीडर को इसकी जगह इंक्लूड किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर यूज की, किस आर्टिकल के अंदर यूज की, हमारे पास आर्टिकल 142 किस लिए है, ये है अनफेटर्ड पावर ऑफ जस्टिस, कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए अपने आप से कोई डायरेक्टिव दे सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे कि कोई हमें जस्टिस करना है, तो जस्टिस करने के लिए अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, डायरेक्टिव्स देता है। ऐसा पहले भी हुआ है कभी, तो ऐसा बहुत सारे केसेस में पहले भी हो चुका है, जैसे विशाखा जजमेंट में। वो चलो, वो तो खैर उसमें यूज किया गया था, उसने एक मतलब पेटिशन के थ्रू जजमेंट दी थी। लेकिन उसके अलावा अभी विकर केस था कि 200 मीटर और 200 मीटर का डायरेक्शंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। इसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोलते हैं। तो ये क्या है, आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डायरेक्शन से इशू की। तो उस डायरेक्शन में उसने क्या कहा कि जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा या इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, तो उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, एक कमेटी कंसिस्ट होगी, एक कमेटी होगी जो उनका अपॉइंटमेंट करेगी। तो उस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द एलओपी, दैट इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन, और दूसरी बात है लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। या तो लीडर ऑफ अपोजिशन अगर हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी इन द लोकसभा। उस पार्टी का जो भी लार्जेस्ट, जो भी लीडर होगा, उसको इस कमेटी में मेंबर बनाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड आउट किया कि ये मैकेनिज्म तब तक रहेगा जब तक पार्लियामेंट क्या है, कोई लॉ लेके नहीं आएगी इसके रिगार्डिंग, या कोई बिल या एक्ट नहीं आ जाता तब तक। तो तब तक ये मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो अभी हमारे पास बिल आया, तो अभी उसका हम प्रोसीजर देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रोसीजर है, या क्या क्या उसमें अपॉइंटमेंट की कंडीशंस या कंडीशंस ऑफ सर्विसेज वगैरह है। तो ये जैसे हमारे पास बिल आया, तो इसके कुछ प्रोविजंस होंगे, की प्रोविजंस है, तो एक बार उसको हम हाईलाइट करते हैं, उसको एक बार। तो जैसे हमारे पास ये बिल आया है, तो इसके कुछ प्रोविजंस है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या की प्रोविजंस यूज किए गए, उनको एक बार हाईलाइट करते हैं, हम नोट डाउन करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, बिल ने किसको रिप्लेस किया है, इलेक्शन कमीशन, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, इस एक्ट को रिप्लेस किया है इस बिल में। सेकंड, इसने क्या क्या चीजें एड्रेस की, जैसे हमने अभी पहले ही बात की थी, इसने अपॉइंटमेंट, सैलरी और रिमूवल ऑफ द सीईसी एंड ईसी, इन दोनों के रिमूवल, सैलरी और अपॉइंटमेंट की बात करता है। अभी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या होगा, नया अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि सीईसी और ईसी अब कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। पहले अपॉइंट करता था प्रेसिडेंट ही, लेकिन अब किसकी रिकमेंडेशन की बात करता था, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन से करता था। तो अभी कौन करेगा रिकमेंड, सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करेगी। और सिलेक्शन कमेटी के मेंबर कौन कौन होंगे, तो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होगा प्राइम मिनिस्टर, सेकंड यूनियन का कैबिनेट मिनिस्टर। अब
कैबिनेट मिनिस्टर आए तो हमारे पास क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसने क्या कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 15%। 15% मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बहुत बड़ी है, तो डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या है, कुछ मेंबर्स क्या है इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो डेली जो डे टू डे बेसिस पे जो बिजनेस होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करते हैं। तो इसी में से कुछ मेंबर क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो अभी एक मेंबर क्या है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का इस सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा। लास्ट में एक होता है हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन है तो सही है, नहीं है तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। तो याद रखना है, लोकसभा का ही लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा। तो प्री स्पेसिफिक ये चीज है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा या इन द राज्यसभा, या लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा। तो यहाँ पे याद रखना है ये लोकसभा। तो अभी इसने क्या है कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी, अगर इसमें इन केस कोई वैकेंसी है, हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है और कोई लार्जेस्ट जो अपोजिशन पार्टी है उसका भी लीडर नहीं है एक टाइम पे, तो क्या इसमें वैकेंसी क्रिएट होगी सिलेक्शन कमेटी में। उसके बावजूद अगर ये रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, तो इसकी बात मानने वाली है, मानी जाएगी। तो इसमें वैकेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें है ना, आप स्पेशली इस चीज को याद रखना, क्योंकि जब हम इसका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे इस बिल का, तो ये मेन पॉइंट है। ठीक है, इनकेस आपके पास अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो हमारे पास दो मेंबर होंगे, वन प्राइम मिनिस्टर और सेकंड क्या है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं दोनों मेंबर एक ही पार्टी के होंगे, तो बाइस्ड हो सकते हैं, और बाइस्ड हो सकते हैं प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो बाइस्ड हो सकता है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म भी होगा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास एक सर्च कमेटी होगी, वो सर्च कमेटी क्या करेगी कि जो भी वो सर्च कमेटी किसके द्वारा हेड की जाएगी, कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेड की जाएगी, और ये प्रपोज करेगी क्या कि जो भी मेंबर्स होंगे सिलेक्शन कमेटी के, उनका नाम जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, सेकंड जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा या लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, इनके जो नाम्स होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन तो हमारे पास फिक्स्ड होता है, कोई भी अपोजिशन में जो पार्टी होती है वो अपना लीडर बना देती है। सेकंड चीज, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर भी फिक्स्ड है, ये तो चेंज नहीं करेगा। तो ये जो सर्च कमेटी होगी ये क्या बताएगी हमें, ये बताएगी हमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का जो नेम होगा वो कौन सा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा। अब एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट इंक्लूड्स होल्डिंग दैट इज और हैविंग हेल्ड अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो पोस्ट होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में आइदर सेक्रेटरी या फिर इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी। तो अभी हम बात करते हैं, अभी हमने अपॉइंटमेंट प्रोसीजर देखना है या चेंजेस इन द सैलरी एंड कंडीशंस, ये चीज देखते हैं। तो सैलरी और कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ सीईसी एंड ईसी ये किसके इक्विवेलेंट होगी, कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होगी। पहले किसके इक्विवेलेंट होती थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसकी, सीईसी की, और ईसी की होती है अदर जजेस के इक्विवेलेंट। तो अंडर द 1991 एक्ट जिसको ये रिप्लेस करेगा, इट वाज इक्विवेलेंट टू द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज। ये चीजें यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी है कि पहले सैलरी किसके बराबर थी, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट थी, अभी किसके बराबर है, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर है। अब हम बात करते हैं रिमूवल प्रोसीजर के बारे में। द बिल रिटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 324(5) दैट अलाउज सीईसी टू बी रिमूव्ड लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो पहले क्या हमारे पास क्या आर्टिकल 324(5), इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए हमारे पास कौन सा आर्टिकल है, 324। तो ये आर्टिकल क्या कहता है, द डायरेक्शन, सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो इलेक्शन हमारे देश में इंडिया में होते हैं तो उसकी पावर किसके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, 324। आर्टिकल 324 का सब क्लॉज जो होता है 5, ये क्या बात करता है, ये बात करता है रिमूवल की बात करता है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिमूवल कैसे होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पहले रिमूवल कैसे होता था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह होता था, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। उसमें क्या होता था कि किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, इनिशिएट जो भी हमारा किसी हाउस का या चेयरमैन होगा या फिर स्पीकर होगा, तो वो उसके पास जाएगा, कोई भी मेंबर मतलब उसमें मतलब कोई भी मोशन स्टार्ट करेगा या रिजोल्यूशन स्टार्ट होगा, तो उसको सपोर्ट होना चाहिए कितने मेंबर्स का, राज्यसभा में 50 मेंबर्स का और लोकसभा में कितने मेंबर्स का, 100 का। ठीक, अब जो भी हमारा स्पीकर होगा या चेयरमैन होगा जो प्रिसाइड करेगा हाउस को, वो क्या 3 मेंबर्स की कमेटी कंस्टिट्यूट करेगा। तो वो फाइंड आउट करेगी कि ये जो भी रिजोल्यूशन है ये सही है या गलत है। इसके बाद अब प्रेरोगेटिव किसका होगा, स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होगा, उसको एक्सेप्ट करे ना करे। उसके बाद उसको पास करना होता है कितने से, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग
इसके अलावा 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तब क्या है जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है। और ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिमूवल होता है। तो अभी क्या है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन का रिमूवल है वो तो सेम रखा गया है, सीईसी का रिमूवल सेम रखा गया है, लेकिन ईसी का जो रिमूवल, दैट इज इलेक्शन कमिश्नर, जो दो अलग इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाएगा, रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। तो पहले सिर्फ सीईसी का रिकमेंडेशन पहले भी था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि अब सिर्फ रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी पे ही उनको रिमूव किया जा सकता है। पहले इस प्रोसीजर के बाद अलावा हमें सीईसी के रिकमेंडेशन का भी फॉलो करना पड़ता था। सेकेंड हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सीईसी एंड ईसी। तो बिल ने क्या सेफगार्ड किया है, सीईसी एंड ईसी वो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग से क्या है, अगर अपने ऑफिस में और कोई भी एक्शंस ले रहे हैं, अपने ऑफिस की अपनी पर्सनल कैपेसिटी, ऑफिस की कैपेसिटी में अगर कोई काम कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट में कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। ये था, ये प्रोविजन अब भी रखा गया। सेकंड, द अमेंडमेंट एम टू सेव दीज ऑफिशियल्स फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दैट इज रिलेटेड टू ऑफिशियल फंक्शन। तो जो मैंने अभी कहा ना कि अगर वो अपने ऑफिस में है, ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट में कोई सिविल और क्रिमिनल केसेस नहीं हो सकते। तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं उसके पास ज्यादा ऑटोनॉमी होगी अपने एक्शंस को लेके, अपने काम को लेके, तो ज्यादा फ्रीली वो काम कर सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कि हाउ आर द सीईसी एंड ईसीस दे आर करंटली अपॉइंटेड। अभी उनका अपॉइंटमेंट कैसे है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारे पास क्या है, 5 आर्टिकल्स है, 324 से 329, पार्ट 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो इलेक्शन से रिलेटेड है, और जो पावर किसको देती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एनी स्पेसिफिक एक्ट या लॉ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी। तो इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक एक्ट अब तक नहीं था। कब आया था, इससे पहले 1991 में आया था। इस वजह 2023 वाले ने उसको रिप्लेस किया है, उसको रिवोक किया है। आर्टिकल 324 क्या बोलता है, अभी मैंने जो बताया था कि सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया इट शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये किस पार्ट में लाई करता है, इसमें अगर प्री स्पेसिफिक आप देखें तो आर्टिकल 324 से 329 पार्ट 15 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है किससे, सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर से रिलेटेड। अभी क्या होता था कि प्रेसिडेंट मेक्स द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करता था, लेकिन एडवाइस किसकी होती थी, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो इस चीज में अभी चेंज हुआ है। सेकंड, लॉ मिनिस्टर सजेस्ट करेगा पूल ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स, किसको, लॉ मिनिस्टर किसको सजेस्ट करेगा, प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ एडवाइस करके उसको किसको रिकमेंड करेगा, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या है, फाइनल अपॉइंटमेंट करता था। तो अब तक ये प्रोसीजर फॉलो होता था, तो आपको ये याद रखना है। हम बात करते हैं रिमूवल की, तो दे कैन रिजाइन एनी टाइम और कैन आल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। तो उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता था, आइदर 65 इयर्स ऑफ एज और 6 ईयर इन द ऑफिस, या तो 6 साल के लिए अपने ऑफिस में रहे, या 65 इयर्स ऑफ एज उनकी एज कंप्लीट हो चुकी है। सीईसी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसीजर ऑफ रिमूवल दैट इज सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज बाय द पार्लियामेंट। तो ये भी हमने अभी देखा, समझा पूरा कि 2/3 मेजोरिटी, और इसके अलावा क्या है, 50%। दो चीज याद रखिए। इसमें एक चीज और याद रखना छोटी सी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड यूज किया गया है, इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट सिर्फ किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है, अंडर आर्टिकल 61। तो इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट का क्यों होता है और किसी का क्यों नहीं होता, क्योंकि रिमूवल प्रोसीजर तो पार्लियामेंट का अप्रूवल तो इसमें भी चाहिए, या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल में भी पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। तो प्रेसिडेंट को जो अपॉइंट करता है, मतलब प्रेसिडेंट से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है जो उसको हटा दे, इसलिए उसमें क्या वर्ड यूज किया गया, इम्पीचमेंट। ऑल अदर केसेस में, सारे केसेस में हमारे पास क्या होता है, एक बड़ी अथॉरिटी होती है जो उसको रिमूव कर सके। तो अगर हम ये देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट क्या है, हमारी उससे बड़ी अथॉरिटी है, तो ये इसको रिमूव कर सकती है। तो ये वर्ड याद रखना, और इसका मीनिंग कंप्लीट क्या है कि हमारे पास प्रेसिडेंट से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो उसको रिमूव कर सके। तो इसलिए वर्ड यूज किया गया है इंपीचमेंट। तो इंपीचमेंट सिर्फ किसका होता है, प्रेसिडेंट। एनी अदर इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी रिमूव एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। प्रोसीजर तो सेम फॉलो होता था ईसी को रिमूव करने के लिए, लेकिन उसमें क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी भी यूज होती थी। अभी सिर्फ क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी पे ही ईसी को रिमूव किया जा सकता है। अब हमने बिल की बात की, बिल के प्रोविजंस देखे। अब हम बात करते हैं इस बिल में
किस चीज के लिए रिगार्डिंग क्या है क्रिटिसिज्म हो रहा है, अपोजिशन पार्टी क्या क्रिटिसाइज कर रही है, तो क्या क्या कंसर्न्स है उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्या है कि ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस, तो क्या इसकी ट्रांसपेरेंसी अंडरमाइन की गई है, क्या इसकी इंडिपेंडेंस कम की गई है। तो यहां से देखते हैं कि हमारे पास सिलेक्शन कमेटी होगी, वो रिकमेंडेशन कब करेगी, जब इवन उसके पास अगर वैकेंसी हो तब भी रिकमेंडेशन कर सकती है। तो कहीं ना कहीं फिर से ट्रांसपेरेंसी वाला सीन उभर के आएगा, ये चीज फिर से आएगी। तो कहीं ना कहीं मोनोपोली किसकी रहेगी, रूलिंग पार्टी की, क्योंकि 3 मेंबर होते थे। 3 मेंबर कौन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, सेकंड क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर होता था, और थर्ड क्या है, तीसरा कौन था, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो अगर वैकेंसी है तो इस ऑफिस में वैकेंसी हो सकती है, भाई हमारे पास प्राइम मिनिस्टर तो हमेशा रहेगा और कैबिनेट मिनिस्टर भी हमेशा रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन अभी अपोजिशन पार्टी ने चुना ही ना हो उस टाइम तक, तो अगर ये वैकेंसी है तो ये दोनों मेंबर क्या है सिलेक्शन कमेटी को रिकमेंड कर सकते हैं। तो रिकमेंड कर सकते हैं, तो ये दोनों मेंबर क्या है एक ही पार्टी के, दैट इज रूलिंग पार्टी जो उस टाइम रूल कर रही है। तो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी की मोनोपोली हो सकती है, हो सकती है। तो इस चीज को लेके भी इस बिल का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं कि शिफ्ट फ्रॉम द जुडिशियल बेंचमार्क टू द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। अब जुडिशियल बेंचमार्क क्या था, जुडिशियरी ने किन 3 मेंबर्स की बात की थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की थी ना, उसकी जगह एग्जीक्यूटिव ने किसको रखा, पार्लियामेंट ने किसको रखा, यूनियन का कैबिनेट मिनिस्टर्स को। तो इक्वेटिंग द सैलरी ऑफ द सीईसी एंड ईसी विद दैट ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी, अभी सैलरी किसके बराबर कर दी गई है, सीईसी और ईसी की कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट। तो जिसकी सैलरी कौन डिटरमाइन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। भाई इसका जो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा उसकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी सैलरी डिसाइड कर रही है, और सीईसी और ईसी की सैलरी भी इसके इक्विवेलेंट है। तो कहीं ना कहीं इस ऑफिस का अंडरमाइन या इसकी एक तरीके से देखा जाए तो इसको जो बेनिफिट्स अलाउंसेस होंगे वो किसके प्रेरोगेटिव पे होंगे, एग्जीक्यूटिव पे। तो कहीं ना कहीं फिर इसकी इंडिपेंडेंस जो है वो भी अंडरमाइन हो रही है, होएगी ना। अनलाइक द सैलरी ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज विच इज फिक्स्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो अब पहले किसके बराबर होती, किसके इक्विवेलेंट होती थी, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी होती है वो कैसे फिक्स्ड होती है, एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट एक एक्ट बनाएगी उसमें सैलरी डिसाइडेड होती है, दैट इज फिक्स्ड होती है। तो पहले ईसी और सीईसी की सैलरी किसके इक्विवेलेंट थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के। अभी किसके है, कैबिनेट सेक्रेटरी, और कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी कौन डिटरमाइन करता है, एग्जीक्यूटिव। तो यहां से क्या है कि क्या चीज कॉम्प्रोमाइज होगी हमारी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ ईसी और सीईसी। नेक्स्ट देखते हैं, लिमिटिंग एलिजिबिलिटी टू सिविल सर्वेंट, तो रेस्ट्रिक्टिंग एलिजिबिलिटी टू इंडिविजुअल्स हु हैव हेल्ड अ पोजीशन इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट may exclude potentially qualified candidates, limiting the diversity of backgrounds and expertise in the ECI। तो अभी क्या है, जो कौन कौन इस ऑफिस के लिए एलिजिबल होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि या तो उसने कोई ऑफिस हेल्ड किया हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी, या कोई दूसरा होल्ड किया हो सेक्रेटरी के जो इक्विवेलेंट हो, तो अभी वही मेंबर्स क्या बन सकते हैं, ईसी या सीईसी बन सकते हैं। पहले क्या था कि कोई भी अगर कैंडिडेट्स क्या जो वेल क्वालिफाइड हो उसको गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती थी। तो अब क्या है कि जो दूसरे बैकग्राउंड से या दूसरे जो ऑफिस किसी ने हेल्ड किया हो या मतलब कोई भी एलिजिबल हो, या मतलब एक तरीके से देखा जाए कि कोई अच्छा कैंडिडेट है और वेल क्वालिफाइड है लेकिन दूसरे बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, तो अभी उसको इसमें ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी, इस अपॉइंटमेंट प्रोसीजर से वो बाहर रहेगा। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी को क्या है, लिमिट कर देगा एक तरीके से। जो डाइवर्सिटी है दूसरे बैकग्राउंड के, ये एक्सपर्टीज है कोई भी इलेक्शन के मैटर्स में, तो ये उसको बाहर कर देगा। कौन कौन अभी अपॉइंट हो सकता है, कोई भी जो इक्विवेलेंट हो किसके, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं कंसर्न्स अबाउट द लैक ऑफ पैरिटी। पैरिटी में भी अब एक क्या है डिफरेंस आया, वो देखते हैं कि बिल रिटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट अलाउज द सीईसी टू बी रिमूव्ड लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। और हमने बात की थी ईसी को कैसे रिमूव किया जाएगा, सीईसी की रिकमेंडेशन पे। तो पहले क्या है कि हमारे पास सीईसी और ईसी का ऑफिस क्या दोनों बराबर इक्विवेलेंट होते थे, दोनों के पास बराबर पावर होती थी। अभी क्या है, सीईसी को तो रिमूव किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। कौन सा प्रोविजन है, 324 का सब क्लॉज 5, जो कहता है कि सीईसी का रिमूवल कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह। लेकिन ईसी का जो रिमूवल होगा वो कैसे होगा, सीईसी के रिकमेंडेशन पे। तो कहीं ना कहीं दोनों ऑफिस में डिस्पैरिटी आ गई, जो पैरिटी थी वो खत्म हो गई, ये वो बात करता है। दिस लैक ऑफ पैरिटी इन द रिमूवल प्रोसेस मे रेज क्वेश्चंस अबाउट द फेयरनेस। तो अगर इन 3 मेंबर में से या 2 मेंबर जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स है, अगर ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ काम करना चाहते हैं और सीईसी अगर बायस्ड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो क्या गवर्नमेंट उस मेंबर को हटा सकती है,
हटा सकती है। तो यहाँ पे एक जो मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस या फेयरनेस या ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग कि 2017 में पीवाईक्यू एक क्वेश्चन पूछा गया था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड था। तो अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन था। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितने मेंबर बॉडी है, पहले एक थी, फिर 3 हुई, फिर घटा के एक की गई, अब फिर से 3 मेंबर बॉडी है। तो ये 5 मेंबर बॉडी नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। सेकंड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एज वेल एज बाई इलेक्शंस। तो कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स ये डिसाइड नहीं करता। इलेक्शन का शेड्यूल कौन डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज वेल एज अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, तो ये डिसाइड करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत। थर्ड क्या है, इलेक्शन कमीशन रिजोल्व्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट एंड मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर टूट रही है, मर्ज कर रही है या आपस में स्प्लिट हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट होगा कि सिंबल किसको दिया जाएगा, नाम कौन सी पार्टी को दिया जाएगा, कौन से फैक्शन को दिया जाएगा, तो इसको डिसाइड कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका क्या होगा, 3 ओनली, डी ऑप्शन। अच्छा, ये एक मेंस का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, तब के करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो सिर्फ एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो आज हमने पढ़ा वो टॉपिक पढ़ा, क्या उसके बेसिस पे भी कोई क्वेश्चन बन सकता है ऐसा मेंस का। अगर बन सकता है तो हमें पहले ही प्रिपेयर होना चाहिए उसके लिए। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, किसकी बात कर रहा है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। कहां पे, इंडिया में। सबसे पहले हमने यही बात की थी कि हमें इंडिया को क्या करना है, डेमोक्रेसी को और वाइब्रेंट करना है, और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। The Election Commission of India has proposed electoral reforms in 2016. What are the suggested reform and how far are they significant to make democracy successful? तो ये बात कर रहा था कि जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिए थे 2016 में। अब 2016 में कुछ रिफॉर्म्स दिए गए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। तो अभी 2023 का ये बिल है, तो इसने प्रोविजंस चेंज किए। किसके प्रोविजन चेंज किए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो इसमें पूछा जा सकता है कि क्या हमारी जो मॉडर्न डे डेमोक्रेसी है, तो क्या उसमें जो रोल होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो अंडरमाइन होगा या और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा इस बिल की वजह से। तो अभी हमें उस चीज के बारे में बात करनी है। इसमें हम यूज कर सकते हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। तो कौन सा केस था, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड, इसमें हम बात कर सकते हैं दो कमिटीज, एक तो लॉ रिपोर्ट 2055 और 255 और सेकंड बात करता है दिनेश गोस्वामी कमेटी की बात करता है। तो ये चीजें वैल्यू एडिशन की तरह काम करेगी, तो इनको याद रखना है। ये दोनों चीजें क्या है, वैल्यू एडिशन की तरह काम करेगी। तो मेंस का कोई भी आंसर रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ तो हमें ये चीज याद रखनी है, इन चीजों को पक्का मेंशन करना है, इनसे क्या है, नंबर पक्का इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो अभी इस टॉपिक को आप पढ़िए अच्छे से, और मेंस का क्वेश्चन कोई भी मेंस का या यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में आप क्या यूज कर सकते हो कि पार्लियामेंट ने क्या कोई भी चेंज किया है, किसमें चेंज किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर में चेंज किया है, एक तरीके से अपॉइंटमेंट में या जो ऑफिस का ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस होगा उसमें चेंज किया गया है। तो क्या ये जो चेंजेस है ये हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, या टेलीग्राम जो हमारा यूट्यूब चैनल है या यूट्यूब की जो वीडियो है, तो इस पर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।